सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हम जब कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जानने की जो जरूरत है वो ये है कि हमारी कंट्री में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, इंटीग्रेटेड एक सिंगल है, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम जिसमें टॉप पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर उनके नीचे एक हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट उनके नीचे है, और फिर हाई कोर्ट के नीचे भी, ठीक है, यानी कि स्टेट लेवल के नीचे भी एक हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सेशंस जज, सेशंस कोर्ट्स वगैरह आपने सुना होगा, ये सब होता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ एक सिंगल सिस्टम है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बात जाननी कि एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। और ये हमने अडॉप्ट कहाँ से किया था? ये हमने अपने प्री इंडिपेंडेंस जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया था, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टेट में कोई मतलब कुछ अगर कोर्ट चल रहा लॉ वो चल रहा है, केस चल रहा है किसी हाई कोर्ट में, तो वो सिर्फ उस स्टेट के लॉज ही इंप्लीमेंट करेगा। ऐसा नहीं है। जैसे कि यूएसए में जो स्टेट्स हैं, कंसर्न स्टेट्स, वो स्टेट के लॉस को ही इंप्लीमेंट करवाने के लिए केसेस जो होते हैं वही वहां पे आते हैं। एंड जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है, वहां का जो फेडरल कोर्ट है वहां का, फिर वो अपने सेंट्रल के लिए करता है। लेकिन यहाँ पे स्टेट जो है, स्टेट में जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी सेंट्रल लॉस के लिए भी वो वहां पे केस एंटरटेन होते हैं। तो बेसिकली सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। ऐसा नहीं है कि एक सेंट्रल लॉ है तो उसके लिए आप किसी हाई कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि आपको सुप्रीम कोर्ट ही आना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में मैंने बताया फेडरल लॉज जो होते हैं फेडरल जुडिशरी एनफोर्स करती है, जबकि स्टेट लॉज स्टेट जुडिशरी एनफोर्स करती है। वहां पे डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है इंडिया, जबकि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट भी है, यूनियन गवर्नमेंट भी है, इंडियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है, बट जो हमारा जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट की बाद में बात करेंगे जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो हाई कोर्ट आया कब? जब इंडिया 26 जनवरी 1950 को जब रिपब्लिक बन गया था, ठीक है, उसके 2 दिन के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली सिटिंग हुई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो था हमने आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में के तहत बनाया। उसमें सिंपली एक लिखा था देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि इसको इसने रिप्लेस किया क्योंकि हमने बात की कि जीओ एक्ट 1935 से इसको लिया गया। इसका मतलब ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग कोर्ट्स थे। वो कौन कौन से कोर्ट थे? एक तो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जहां पे केसेस चलते थे, और अगर किसी को अपील करनी होती थी तो होता था जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल लंदन। इन दोनों को एक तरह से रिप्लेस किया क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ अपील भी है। ठीक है, और केसेस भी वहां डायरेक्टली लड़ सकते हो। तो बेसिकली इसने सुप्रीम कोर्ट ने किसको रिप्लेस किया? दोनों चीजों को रिप्लेस किया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को भी और जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल को भी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली सिटिंग हुई 28 जनवरी 1950 को, और ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इंडिया की, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हमने पार्ट 3 किया था तो हमने बताया भी था कि हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन पार्लियामेंट ऑथोराइज है इसको रेगुलेट करने के लिए। इसकी जुरिस्डिक्शन आपने देखा है कई बार हाई कोर्ट्स को किसी और स्टेट की, किसी और यूटी की जुरिस्डिक्शन दे दी जाती है, किसी की जुरिस्डिक्शन कम कर सकते हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है इसको बढ़ाना, इसको घटाना, घटाई नहीं जाती, जनरली बढ़ाई ही जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बारे में, फिर नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, तो उसके लिए भी सब कुछ पार्लियामेंट ही करता है। तो जिनकी मतलब पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू रेगुलेट कि उनकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, बढ़ानी है कि कैसे करना है, कोई और चीज उनको देनी है, उनके परव्यू में और कोई चीज देनी है, तो पार्लियामेंट ये सारी चीजें देखता है। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट बना था तो उसमें काफी कम जजेस थे, 8 जजेस थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके अलग अलग एक्ट्स आके नंबर ऑफ जजेस बढ़ा सकते हैं। तो अभी पार्लियामेंट ने एक जो लेटेस्ट एक्ट था सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, उसमें मैक्सिमम ऑफ 34 जजेस कर दिया था, 1 सीजेआई 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस मैक्सिमम ऑफ 33 अदर फेलो सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो टोटल हो गए 34। एक चीफ जस्टिस होता है, मैक्सिमम ऑफ 33 जजेस। ठीक है, इतना ही अलाउड है। पार्लियामेंट ही है जो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है नंबर ऑफ जजेस को बाय लॉ। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया 2019 में पार्लियामेंट ने बढ़ा दिए थे। शुरू में 8 थे, फिर 10 हुए थे एंड सो ऑन करके अभी एज ऑन डेट 1 सीजेआई प्लस 33 फेलो सुप्रीम कोर्ट जजेस मैक्सिमम हो सकते हैं। देखते हैं कि अपॉइंटमेंट जो है जजेस की वो किस तरह से होती है। सबसे पहले तो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मैंने बताया था आर्टिकल 124 में कहते हैं, वो कहते क्या है कि कहते हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट after consultation with such number of judges of the supreme court and of the high courts in the states as the president may deem necessary। वो कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और वो उन जजेस को कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चाहे हाई कोर्ट्स के, जो कि उनको लगे कि नेसेसरी है। इसी तरह से अदर जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो सीजेआई के साथ अब जरूर कंसल्टेशन करेंगे और ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस के साथ भी करेंगे, जिसको कि कोलेजियम सिस्टम ऑफ करता है, जो कि उनको लगता है डीम नेसेसरी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसमें भी वो हाई कोर्ट के जजेस को भी कर सकते हैं। और अगर किसी अदर देन चीफ जस्टिस है, तो चीफ जस्टिस अगर अदर देन चीफ जस्टिस किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है, तो ये कंसल्टेशन जो चीफ जस्टिस के साथ होती है वो जरूरी है, वो मैंडेटरी, एक तरह से ऑब्लिगेटरी है, जब और जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। बाय कन्वेंशन सीनियर मोस्ट जज को ही किया जाता है, लेकिन ऐसा हुआ है कई बार कि नहीं भी किया गया, जैसे कि 1973 का जब केशवानंद भारती केस आया था, तो गवर्नमेंट वॉज नॉट हैप्पी विद द केस। ठीक है, तो उन्होंने फिर एएन रे को अपॉइंट कर दिया था। तीन और उनके ऊपर 3 सीनियर जजेस और थे, बट उनको ओवरलुक करते हुए गवर्नमेंट ने जो है वो एक जूनियर सुप्रीम कोर्ट, मतलब कंपेयर, जो सीनियर को छोड़ के एक थोड़े से जूनियर जज को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था। इसी तरह से उन्होंने बाद में भी एक हुआ था, सीनियर मोस्ट जज को हटा, मतलब ना करते हुए एमयू बेग को अपॉइंट किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1977 में। जब 1977 में जब इमरजेंसी वाली चीजें चल रही थी, तो एक एडीएम जबलपुर केस था, उसके तहत काफी सारी दिक्कत हुई थी, तो फिर बाद में हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट करना है, तो एज अ कन्वेंशन, ठीक है, एज एन अंडरस्टैंडिंग, अब सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और इसमें भी काफी टसल रहा है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने बोला हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लेके आएंगे, उसमें मतलब गवर्नमेंट के भी कुछ लोग होंगे जो डिसाइड करेंगे कि किसको जजेस बनाना है एंड ऑल दैट, लेकिन फिर बाद में वो कुछ नहीं हुआ था उसके ऊपर, क्योंकि वो बेसिकली बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसी को वो चैलेंज कर रहा था, तो इस चक्कर में वो चीजें नहीं हुई थी। तो अब हम बात करते हैं कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना मैंडेटरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना मैंडेटरी है। अच्छा, उसमें एक ना जो जो कंसल्टेशन वाली बात थी कि कंसल्टेशन जरूरी है, उसमें भी कई केसेस हैं, एक फर्स्ट जज केस है, सेकंड जज केस है, 3 जज केस है, वो हम किसी और वीडियो में इसके लिए बात करेंगे। ओके, तो और जैसे मैंने बताया चीफ जस्टिस जो है अब जो है एज ऑन डेट वो सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट किया जाता है। अब क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, फिर जज हो हाई कोर्ट का या 2 से ज्यादा कोर्ट्स का इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। जज है तो 5 साल, एडवोकेट है हाई कोर्ट का तो 10 साल, और ये जरूरी नहीं कि एक ही हाई कोर्ट का हो, 2 एक से ज्यादा, मतलब कई, लेकिन कंटिन्यूटी में होना चाहिए। एडवोकेट हो हाई कोर्ट का 10 साल, जज हो हाई कोर्ट का 5 साल, या फिर इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। तो देखिए कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसे डायरेक्टली भी एक तरह से वो काफी मतलब फेवर गवर्नमेंट कर सकती है लोगों के लिए। तो अच्छा, दूसरी बात, मिनिमम एज कहीं नहीं दी है, एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है कि एज का जजेस के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अब देखते हैं ओथ, इनको ओथ कौन करवाएगा? इनको प्रेसिडेंट ओथ करवाएंगे, दिलवाएंगे, या फिर अगर प्रेसिडेंट नहीं है किसी कारणवश, तो अगर वो किसी को अपॉइंट कर दे उनके बिहाफ पे कि आप उनको ओथ दिलवाइए, तो फिर वो दिलवाएंगे। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेक्स एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट और समवन अपॉइंटेड बाय हिम। और ओथ कहेगी क्या क्या? ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो वो यही कहेगी कि हम ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, कि अल्टीमेट कौन है, आप इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से हर तरह से उसको फॉलो करोगे, ठीक है, आप होल्ड करोगे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशियरी के लिए कि वो इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को अपहोल्ड करे। फिर अपनी एबिलिटी, नॉलेज और जजमेंट के बेसिस पे जितनी उनकी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, बेस्ट ऑफ नॉलेज, बेस्ट ऑफ जजमेंट है, उसके हिसाब से वो परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटीज विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। ऐसा नहीं है कि किसी रूलिंग पार्टी के लिए वो कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए, किसी बड़ी कंपनी के लिए वो कुछ उसको अपने किसी फेवर के लिए वो उसको वो करेंगे, उसके फेवर में उसका वर्डिक्ट दे, ऐसा नहीं है। तो वो विदाउट फियर और फेवर, विदाउट अफेक्शन और इल विल जो है, टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट, वो एक्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को और उनके लॉस को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।